मेरे नूर साहब अब आया, अभी हुआ अनम्यूट, अभी हुआ अनम्यूट। ओके, आवाज आई? आपकी आवाज आ गई सर। यस, आ गई। ऑडिबल नाउ, ऑडिबल ओके। नाउ हाँ, सर। तो स्क्रीन शेयर कीजिएगा मेरी। जी कर रहा हूँ सर। 158, 59। सर स्क्रीन शेयर कर दी मैंने सर। आप ऑप्शन दीजिए उसमें रिकॉर्डिंग में। आया। जी सर। साथियों, सॉरी टू डिस्टर्ब, टेक्नोलॉजी के सामने अपना कुछ बस चलता नहीं है। कब कहाँ कैसे हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। एनी हाउ, इसलिए बाबा साहब ने जिस महापुरुष को ग्लोरी, ग्रेट और सुंदरता प्रेमी, मानवता प्रेमी बताया, उस अशोक के बारे में हमने ये महान स्लोगन दिया है। महान स्लोगन बोल रहा हूं, ये स्लोगन नहीं है, ये 21वीं शताब्दी का रास्ता है कि महान अशोक का राज आएगा, हम सबको भयमुक्त बनाएगा। इसलिए हमें समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करना अत्यधिक गरज का है। और ये संदेशा सम्राट अशोक के शिलालेखों से, उसके जीवन से हमें मिलता है। यहाँ हम आपको अक्टूबर 2000 में एक प्रोफेसर एडवर्ड डी बोनो भारत में आया था और उसने यहाँ के मनुवादियों को, जिसमें मनुवादी और पूंजीवादी दोनों ही आ जाते हैं और सामंतवादी, तीनों शक्तियों का समावेश था। उनके सामने वर्ल्ड के कंपटीशन में टिक पाने का संकट था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट वगैरह इस तरह से आ गया कि हमारे सब सीक्रेट खुल जाएंगे, फिर हम कैसे देश में हम भारत पर शासन कर पाएंगे। इस विद्वान को बुलाया और उसने ये 3 बहुत महत्वपूर्ण एडवाइस दी। इंडिया इज नॉट यूजिंग इंटेलिजेंट वाइजली, क्योंकि उसका ये बोलना कि जब तक आप इस इंटेलिजेंस के साथ थिंकिंग स्किल का जोड़ नहीं करते हो, आप इसका उपयोग कर ही नहीं सकते हो। इसलिए इंटेलिजेंट के साथ थिंकिंग स्किल होना बहुत जरूरी है। और तो और इस बहुत आगे बात जो क्रिएटिविटी के बारे में, सृजनशीलता के बारे में, तो ये तो ईश्वर की देन है, देवताओं की देन है, कुदरत की देन है, ऐसी शंकाएं बनी हैं। भगवान के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। इसकी जगह उसने पूरे विश्व को समझाया, भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को मैसेज दिया कि आवाज सुन रही, मेरी बात आ रही सवाल? यस सर, आ रही है सर, आवाज आ रही है सर, आ रही है। अच्छा, कि क्रिएटिविटी कैन बी टॉट, सृजनता सीखी जा सकती है, सिखाई जा सकती है। इसलिए आप केवल सोचेंगे नहीं, केवल कि मैं सोच रहा हूं, मैं तो सोचता हूं, बट थिंक क्रिएटिवली, सृजनशीलता के लिए सोचिए। कुछ नया भारत का निर्माण करने के लिए सोचिए, नया मनुष्य निर्माण करने के लिए सोचिए, नया व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए सोचिए, नए भारत का निर्माण करने के लिए सोचिए। डोंट जस्ट थिंक, थिंक क्रिएटिविटी, क्रिएटिवली, थिंक क्रिएटिवली। आप देखिए कितने महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया है और इस पर ही हम घंटों लेक्चर दे सकते हैं। ये इकोनॉमिक टाइम्स से मैंने कोट किया है आपको, इसलिए हवा में बातें नहीं है। इसलिए इन महापुरुष को, महान अशोक का दी ग्रेट को समझने के लिए मैं आप लोगों को 5 पुस्तकों का रेफरेंस दे रहा हूं। हजारों पुस्तकें लिखी गई अशोक के ऊपर, सैकड़ों लोगों की लाइब्रेरी में पढ़ी होंगी, सैकड़ों के तादाद में लाइब्रेरी में पढ़ी होंगी, हजारों की तादाद में लेखक हुए हैं। लेकिन मैं हिस्टोरिकली जिन चीज को हमें पढ़ना चाहिए, ये अशोक डी आर भंडारकर 1923 में लिखी गई थी। 1932 में इसका सेकंड एडिशन हुआ। फिर 1932 से लेके आप सोच सकते हो 68 साल वो, और 32, 68 और 20,
88 साल के बाद उन 2016 में डी आर भंडार की किताब को प्रकाशित किया, जब विदेश के लेखकों ने बहुत कुछ उजागर कर दिया, तब कहीं भंडारकर को 2016 में फिर से प्रीप्रिंट हुआ। कितनी अनदेखी की गई, और 2003 साल का 2019 में इसका रीप्रिंट हुआ, और हो सकता है कि इस साल के आखिर तक तीसरा रीप्रिंट और हो जाए। लेकिन दूसरी बात, बी.एम. बरुआ साहब, अशोका एंड हिज डिस्क्रिप्शन, ये उनकी 2 पार्ट में लिखी हुई पुस्तक है। इस पुस्तक को 1946 में प्रकाशित हुआ। किसी भी ऐतिहासिक मंडल ने, ऐतिहासिक परिषदों ने इस पुस्तक को रीप्रिंट करना उचित नहीं समझा। ये पुस्तक इंटरनेट पर उपलब्ध है, मैंने अपने सभी साथियों को उपलब्ध कराई है। इस पुस्तक में बी.ए. स्मिथ हो, डी आर भंडारकर हो, या ये इसका नाम ही समझ में नहीं आता, इस प्रकार का नाम है ये, तीसरे नंबर का W.Y.T. जैडी, इसका ट्रांसलेशन प्रकाशित हुआ 1946 में, 41 से 44 के बीच में लिखी थी। ये पुस्तक पहली बार 2018 में प्रकाशित हुई। ये उपन्यास के रूप में है। और अभी अभी हाल में 19 जनवरी 2020, तारीख बता रहा हूँ, 19 जनवरी 2020 को एक न्यूयॉर्क का एक राइटर है अशोक खन्ना, इसके माँ बाप इंडियन थे पर ये अमेरिकन सिटीजन है, माँ बाप इंडियन रहे हैं। ये भारत में आया, जब बचपन से था एक अशोक के बारे में सुन रहा था, इसने बहुत सारे लोगों से चर्चा की, तब इसको अशोक के ऊपर लिखने की गरज महसूस हुई, और इस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक इसने अशोक ने लिखा है, अशोक खन्ना ने लिखा है, अशोका दी विजनरी। अशोक, देखिए इसे अभी इसको, जैसे बी.ए. स्मिथ ने इसको बुद्धिस्ट बोल दिया था, अक्सर लोग अशोका दी बुद्धिस्ट तक ही सीमित करते हैं, पर अशोक खन्ना ने इसे इंटरनेशनल स्टेज पर, स्तर पर इसे व्यापक दृष्टिकोण वाला बताया। विजनरी, अशोक आदि विजनरी, नाम ही से मालूम पड़ता है। तो इस प्रकार का ये विद्वान, इन 5 पुस्तकों में से मैं सेकंड नंबर की पुस्तक को, बी.एम. बरुआ पुस्तक को आप सबके लिए रिप्रेजेंट, ताकि आप लोग क्वेश्चन ना करें। देखिए यहाँ पे मैंने 3 सेंटेंस लिखे अशोक को समझने के लिए। अशोक को समझने के लिए मैंने पहली स्लाइड में एक बात बोली थी, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक लिटरली। सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए। स्क्रीन शेयर नहीं है? नहीं है सर। मेरा दूसरा वो फोटो लगाइए, उसमें मोबाइल का चेंज करके उसको लगाइए। अच्छा, और दोनों पे आपका एक ही जैसा आ रहा है सर। हाँ, तो मैं नहीं, इसको एक नीचे को बंद कर रहा हूँ ना इसे। ओके, अच्छा, ठीक है, वो लगा दीजिए। अच्छा। तो नहीं, वो तो आपको शेयर करनी है सर उधर से। हाँ, मैं मैंने तो शेयर कर रहा हूँ। ऑप्शन दे दिया मैंने आपको, कमांड दे दी है, आप उसको स्क्रीन शेयर कर दीजिए सर। यस। आया, आगे बढ़ाइए उसको। ठीक, बढ़ाता हूँ, मैं बढ़ाता हूँ। और मेरा साथियों से निवेदन है, इसको स्क्रैच वगैरह ना करिएगा, खराब हो जाएगा मेरा फोन, ये लैपटॉप भी खराब हो जाएगा उसमें, ये भी खराब हो जाएगी, पीपीटी भी, आगे दिक्कत होगी फिर। ठीक तो सर, मैंने आप लोगों ओके। के सामने, अभी आवाज आ रही है बरोबर? यस सर। अशोक को
फिर सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस तो मेरी आना चाहिए। हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही है, बोलिए हाँ? सर। हाँ, एक्सप्लेन करें सर बस। अभी आया क्या कब का सिंबल? हाँ, वो तीनों दिखाई शो कर तो रहे हैं सर ये। हम्म। आपके पॉइंट तीनों शो कर रहे हैं ना सर। शो कर रहे हैं ना? हाँ, कर ठीक है, रहे हैं। अभी अभी बरोबर है। हाँ, आप एक्सप्लेन करिए बस, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ सही चल रहा है। ये बिल्कुल साथियों, सही शो कर रहा मैंने है। हाँ, हाँ। अशोक को देखने का दृष्टिकोण के लिए मैंने तीन बातें बोली थी पहली स्लाइड पर। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक लिटरली, और थिंक क्रिएटिवली। हमें इनसाइड ऑफ द बॉक्स, जो हमें मनुवाद ने हमें एक ढंग चाकुरी में सोचने को बाध्य कर दिया कि इसी चाकुरी में सोचना है अशोक के बारे में, इससे ज्यादा नहीं। जितना हम बताया उसी को समझना है, उससे ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं। आपको उस चाकुरी से, उस बंदिश से बाहर निकलिए, फिर अशोक को देखिए कि इतने बड़े महान दृष्टा, महान प्रशासक, महान सिद्धांतवेत्ता, डॉक्टरनाइट, आइडियोलॉग, थिंकर, एडमिनिस्ट्रेटर, गवर्नर, जितने विशेषणों से दिया जाए, क्योंकि विश्व के तमाम इतिहासकारों ने, भारत के इतिहासकारों ने नहीं, विश्व के तमाम इतिहासकारों ने इसे बहुत ही बड़ी स्तुति के साथ अशोक को प्रोजेक्ट किया है। इसलिए लर्निंग अबाउट द अशोका द ग्रेट मीन्स टू डेवलप ए मच ब्रॉडर व्यू ऑफ सिचुएशन। उस समय की सिचुएशन को देखना आना चाहिए, क्योंकि उस समय द क्राइस्ट नहीं थे, असलाम मोहम्मद साहब नहीं थे, गुरु नानक नहीं थे, संत महापुरुष नहीं थे। उस समय केवल दो ही थे, एक तो जोरोस्ट्रोनियन या जुडाइज्म, और दूसरा ब्राह्मणिज्म। इन दोनों ही विचारधाराओं के खिलाफ पूरे विश्व में क्रांतियां हुई। जुडाइज्म के खिलाफ, जोरोस्ट्रियन के खिलाफ क्राइस्ट सामने आया, और क्राइस्ट चर्च के माध्यम से एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के रूप में आगे बढ़ा। भारत में प्रीस्टहुड के खिलाफ जो समाज तंग था, जैसे जोरोस्ट्रियन से खिलाफ से प्रीस्टहुड के साथ, प्रीस्ट का कोई नियम कानून नहीं था, ना समानता का कानून था, ना स्वतंत्रता का कानून था। विश्वासों से आदमी को जकड़ते जा रहे थे, यही भारत में था। बुद्धा फिलोसफी तो दे गए थे, दर्शन भी दे गए थे, इंप्लीमेंट करने की जो बड़े पैमाने पर गरज थी, अशोक ने पूरी की। इसलिए अशोक को बहुत ही वाइडर परपेक्ष में, वाइड कैमरा लेंस एंगल्स, वाइड लेंस कैमरा एंगल से देखना होगा, जिसे हम विजडम कहते हैं। शब्द के ऊपर नहीं, क्योंकि हमने बाबा साहब का एजुकेट का अर्थ क्या लगाया? एजुकेट का अर्थ ही मैं बताता हूं कि देश में एक शासन करती जमात बनो, बाबा साहब का आदेश। दूसरा, हुक्मरान कौम बनो और पूर्ण भारत बनाओ। क्या विचार करने में निपुणताहीन व्यक्ति या समाज शासनकर्ता बन सकता है? इसलिए शिक्षण के गर्भ में थिंकिंग स्किल छुपी हुई है। हमें इस शिक्षा के सूत्र में थिंकिंग स्किल को जन्म देना, तब हम एजुकेशन के सही फलसफे को, एजुकेशन के सही दृष्टिकोण को समझ पाएंगे। तब हम अपने आप का भी वहापो कर सकेंगे,
अपने आप को भी देख सकेंगे कि हम कितने गिरे हुए हैं और हमें कितना ऊंचा उठना है। कृपया स्क्रीन पर कुछ क्रैच लाने की कोशिश ना करें, यहाँ पे ये दिख रहा है मेरे को। हम्म, इसलिए ब्रॉडर व्यू ऑफ सिचुएशन को ध्यान करने की जरूरत है। अगर अशोक के जीवन के शिलालेखों के आधार पर भी जीवन को हम देखें, क्योंकि अशोक को हमारे सामने दो प्रकार से समझने का आधार है, एक तो शिलालेख और यात्रियों का, और दूसरा लीजेंडरी जो साहित्य श्रीलंका में उपलब्ध है वो। बाबा साहब ने इसे और भी नए ढंग से समझने के लिए अपील की। इसलिए एक्साइटमेंट एंड नोवेल्टी आर नो सब्स्टिट्यूट फॉर प्रैक्टिकलिटी एंड एक्सपीरियंस। ये जो सेकंड सेक्शन है ये अशोक को समझने के लिए हमें प्रेरित कर रहा है कि हमें प्रैक्टिकली अशोक को क्या क्या डिफिकल्टी गई होंगी एक शिलालेख को आदेश देने के लिए, उस पर प्रैक्टिकल करने के लिए, क्योंकि उसने अपने आप को राजा के साथ साथ एक साधारण व्यक्ति भी बोला है। अशोक अपने आप को राजा होते हुए भी अपने आप को साधारण व्यक्ति बोलता है। ये दो बहुत बड़ी बातें हैं। राजा अपने आप को एज ए व्यक्ति भी देखता है और एज ए किंग भी देखता है, गवर्नर भी देखता है। ये दूसरे राजाओं में ऐसी बातें नहीं थी। इसलिए सक्सेसफुल गवर्नेंस ऑफ अशोका द ग्रेट बाय थिंकिंग फॉर वेलफेयर एंड प्रॉस्पर स्टेट। अभी आपको मैं कुछ बातें अशोक खन्ना से मैंने उद्धृत की हैं। इसको मैं 4 पॉइंट है, 7-8 पॉइंट है, इसको मैं बारी बारी से एक्सप्लेन करूंगा। अशोका was seems to have been great politician and administrator who also attracted the loyalty of his subject because of his concern for their welfare. अशोक बहुत बड़ा महान राजनीतिज्ञ और प्रशासक था जिसने जनता को अट्रैक्ट किया, जनता की लॉयल्टी को, उसकी निष्ठा को अट्रैक्ट किया, क्योंकि वो उनके कल्याण के लिए काम कर रहा था, कल्याण की चिंता कर रहा था। अब आप सोचिए किस प्रकार का माहौल होगा उस समय। Earlier work have not treated fully and fairly the development of Ashoka's character. ये देखिए अशोक खन्ना 2020 में इस चीज को समझ पाया कि अशोक को एज ए उसके चरित्र को सही ढंग से समझा नहीं गया है, उसके व्यक्तित्व को सही ढंग से समझा नहीं गया, फेयरली निष्पक्ष तौर से नहीं समझा गया, पूर्णता से नहीं समझा गया। इसकी हमें गर्ज है। अशोका's visionary inscription came to mind time and again. अशोक के जो लिखे हुए शिलालेख हैं उसका विजन मेरे माइंड में बार बार आ रहा है। अशोक खन्ना बोला मेरे उनके जो शिलालेख हैं उसका विजन मेरे माइंड में बार बार कौंध रहा है। मोर देन 2 मिलियनियम एगो, मतलब लगभग 2000 साल से ज्यादा से भी समय हो गया है। अशोका हैड अटेम्प्टेड टू प्रोवाइड कंपेंसेट एंड इफेक्टिव गवर्नेंस। हिज एफर्ट्स इंस्पायर मेनी रूलर इन बुद्धिस्ट एशिया टू एमुलेट हिम। यहाँ ये वर्ड मैंने इमुलेट यूज किया है, यहां से इमुलेट किया है, इमिटेट नहीं किया है, इमुलेट। ये दोनों को फर्क को देखिएगा, हम क्रांति को आधार बना लेंगे। हमें इमुलेट होना है, इमिटेट नहीं। तो ये कंपनसेट, मानव जाति के प्रति अगर का करुणा नहीं होगी तो आप उसके दुख का निराकरण नहीं कर सकते। और इसीलिए आपको प्रभावी गवर्नमेंट करने के लिए प्रयत्नों की पराकाष्ठा करना पड़ेगा। ये अशोक के शिलालेख उसके दिमाग में कौंध रहे थे। Reviving his story, I often thought could provide an example for contemporary government to follow. देखिए मैं बोल रहा हूं अकेला कि अशोक आज भी सार्थक है। ये अशोक खन्ना 2020 में, जनवरी 2020 में अपनी पुस्तक प्रकाशित करता है और बोलता है इट कैन प्रोवाइड एन एग्जाम्पल फॉर कंटेम्परेरी गवर्नमेंट टू फॉलो। आज की सरकारें अशोक को अनुकरण कर सकती हैं, करना चाहिए। ये बात आर.डी. भंडारकर ने बोला, वी.एम. स्मिथ ने बोला, एच.जी. वेल्स ने बोला, बरुआ ने भी बोला। और ये अशोक खन्ना आज की सरकारें सम्राट अशोक से, महान अशोक से
लाभ ले सकती है। अब मैं आपके सामने, अभी मैंने केवल खन्ना को ही बोला था, खन्ना को बोला था। आज मैं आपके सामने कुछ और लोगों के विचार रखा है इसमें। अभी पहले खन्ना को एक और क्लियर करते हैं, इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर को देखें। एनी पोर्ट्रेट ऑफ अशोका रिक्वायर ए डिग्री ऑफ इमेजिनेशन। मतलब अशोक के विजन को समझने के लिए हमें उस जगह, उस स्थिति में झांकना आना चाहिए, इमेजिनेशन करना आना चाहिए। मच ऑफ हिज लाइफ हैज बीन लॉस्ट टू टाइम। उसका जीवन इतिहास के गर्त में दफन हो गया है। बट आई बिलीव दैट रीचिंग द एडिक्ट्स एंड लीजेंड टुगेदर alongside recent contemporary research can give us the fullest picture possible of who he was. वो कौन था, क्या था, इसकी संभावित पिक्चर क्लियर की जा सकती है अगर हमने एडिक्ट और जो लीजेंड हमारे पास उपस्थित है इसको जोड़कर देखा जाए। ए बैलेंस पिक्चर ऑफ रूरल हु सॉट टू क्रिएट ए कंपेंशनेट सिविलाइजेशन। करुणामय सभ्यता का जन्म क्रिएट करने वाला, सृजन करने वाला यह अशोक। इन विच ऑल सिटीजन वर ट्रीटेड इक्वली। इसमें सभी नागरिकों को बरोबर का व्यवहार किया गया, नागरिकों के साथ बरोबर का बर्ताव किया गया। एंड कुड थ्राइव। देखिए थ्राइव वर्ड जो है, हमें अपलिफ्ट, अप जंप करना। एंड हुज इन्फ्लुएंस हैज बीन परसीव्ड इन एशिया एवर सिंस। और तब से एशिया में ये सतत सतत विकास की तरफ ले जा रहा है। ट्रीटेड इक्वली। सम्राट अशोक के समय में क्या स्थिति थी? विषमता थी, बेमनस्ता थी, शोषण था, अत्याचार था। केवल थोड़े से वर्ग, ऊपर के द्विज वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ण ये लाभ लेने वाले वर्ग थे। और 90 से 95% वर्ग शोषण का, विषमता का, बेमनस्ता का शिकार। अशोक खन्ना ये अपने प्रस्तावना में लिखता है, आगे किताब में तो लिखता है बहुत कुछ, पर प्रस्तावना में ये बात लिखता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर को देखते हैं हम। काउंटलेस ग्रेट किंगडम्स ऑफ काउंटलेस ग्रेट मोनार्च। असंख्य मोनार्चों, सम्राटों के बीच में अशोक महान राजाओं हुए हैं। हैव सफर्ड डिवास्टेशन एंड बीन रेज्ड टू डस्ट। भयानक स्थिति को देखा और जमीन दोस्त हो गए। रेज टू डस्ट, जमीन में मिल गए, धूल में मिल गए। ऐसे तमाम काउंटलेस मोनार्च हुए, सम्राट हुए। नेपोलियन, हिटलर, मुसोलिनी, ये भी नाम आते। बट द ग्लोरियस इमर्जेंस ऑफ पावर ऑफ बेनेवोलेंट ऑफ अशोक हैज बिकम आवर प्राउड असेट एंड इज ब्रीथिंग स्टैंड इनटू अस। और हमारे बीच में आज भी हमारी सांसों में जिंदा है। Who says? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की बात हमारे मोदी साहब मानते हैं तो उन्हें विवेकानंद तो दिखाई देता है, अशोक दिखाई नहीं देता है। रामराज की बात करते हैं लेकिन अशोक राज की बात करने में नानी याद आ जा रही है। हिम्मत नहीं है, डरपोक को दब्बू कहेंगे, अशोक का नाम लेने की हिम्मत नहीं कर पाते हो। इस देश का राजकाज उसके सिंबल से चलाते हो और उसकी जयंती मनाने के लिए हिम्मत नहीं कर पाते हो, उसके बारे में चर्चा करने की हिम्मत नहीं कर पाते हो। कितना मैं पर्सनल प्रेजेंट टेंस में बोला है, क्योंकि ये उसी प्रकार का आय है, तड़प है कि इस सिस्टम ने हमें सोचना नहीं सिखाया, इस सिस्टम ने हमें सोच विचार करना नहीं सिखाया, शिक्षा में सोच विचार करना नहीं दिया। लेकिन अशोक ने हमें बताया था, आगे हम वो देखेंगे। और लेकिन ये रविंद्रनाथ टैगोर की बात मानेंगे क्या कि वो बोलते इज ब्रीथिंग स्ट्रेंथ इनटू अस। हमारी सांस में जो ताकत है, आज सभ्यता के अंदर जो ताकत है, भारत की सभ्यता की जो ताकत है, वो अशोक है। जवाहरलाल नेहरू, एक्स प्राइम मिनिस्टर, हैज ग्लोरिफाइड अशोका द ग्रेट
इन हिज डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये तो पुस्तक का नाम आपने सुना होगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये तो आईएएस आईपीएस के लिए भी रेफर होती है। उसमें बड़ी मार्मिक है, ए मैन हु वाज ग्रेटर देन एनी किंग और एम्पर। अशोक वो किंग और एम्पर तो था, पर वो आदमी के रूप में वो सम्राटों और राजाओं से भी बड़ा था, ग्रेटर। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं नेहरू जी। नेहरू के मानने वालों को शर्म आना चाहिए कि अपने पुरखों को याद नहीं कर पाते। ए मैन हु वाज ग्रेटर देन एनी किंग और एम्परर। नैनजोत लहरी नाम की एक इतिहासकार, 2015 में उनकी पुस्तक आई अशोका इन एन एंशिएंट इंडिया। उसमें उन्होंने लिखा, अशोका डिड फॉर द रिलीजन ऑफ बुद्धा व्हाट डेरिस द ग्रेट और हेक्सर हैड डन फॉर दैट ऑफ अवेस्ता। मतलब जोरस्ट्रा धर्म के लिए जो डेरिस ने किया, अशोक ने वैसा ही किया। सेंट पॉल ने क्राइस्ट के लिए किया, अशोक ने वैसा ही किया। अशोका इंडीड रेज बुद्धिज्म फ्रॉम द पोजीशन ऑफ ए लोकल फेथ टू ए स्टेटस ऑफ वर्ल्ड रिलीजन। कितना बड़ा महान कार्य, लोकल स्टेटस पे था, कबीलों में था, जनपदों में था, काउंसिलों में था, और उसे वर्ल्ड रिलीजन के रूप में एस्टेब्लिश करने वाला अशोक। और अशोक खन्ना फिर बोलते हैं, मोर रिसेंटली, 9th पॉइंट, मोर रिसेंटली अकॉर्डिंग टू लहरी, इंडियन नेशनल लीडर्स हु जॉइन विद गांधी इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस looked upon to Ashoka as the ultimate inspiration of their movement। जिस सेंटेंस को समझना हमारे लोगों को बहुत जरूरी है। अशोक खन्ना बोलते हैं कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट, स्वतंत्र आजादी की लड़ाई जो गांधी के टीम को ज्वाइन करके स्वतंत्रता का संग्राम कर रहे थे, उनके आजादी के स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के संघर्ष में अशोक उनका प्रेरणा स्रोत था। Looked upon to the Ashoka as the ultimate inspiration of their movement। जो स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस कर रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उसकी प्रेरणा स्रोत अशोक था। अशोक इन्फ्लुएंस मॉडर्न इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू नेहरू। His impact was felt in Myanmar through UN, in Cambodia through Prince Norodom Sihanouk। भारत के संविधान कोई असर नहीं किया अशोक ने। भारत की संविधान की प्रेरणा अशोक है। म्यांमार का संविधान, कंबोडिया का संविधान भी अशोक से प्रभावित है। कितना बड़ा सीक्रेट, कहीं कोई चर्चा करेगा? अरे जिस दिन ये चर्चा जाएगा अशोक राज के सामने, रामराज सारे लोग भूल जाएंगे, सारे लोग भूल जाएंगे अशोक राज के सामने। क्योंकि स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस का प्रेरणा स्रोत, इंस्पायरेशन रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भारत के मैं प्रकाशित पुस्तक अशोक खन्ना, आप इस पुस्तक को एक नाम डाल के आप इन अमेज़न से मंगा सकते हो, आपको तुरंत मिल जाएगी पुस्तक। H.G. वेल्स, जो 1920 में इसने अशोक के बारे में जो लिखा, 1919 में भी लिखा था लेकिन 1920 में उसका दूसरी पुस्तक जो प्रकाशित की उसमें इसने लिखा। और इस कोटेशन को सारे इतिहासकारों ने, जिसने भी अशोक के बारे में लिखा, बार बार रिपीट किया कि जो H.G. वेल्स ने अशोक के बारे में बोला, इससे बेहतर और कुछ नहीं कहा जा सकता। अशोक का वर्ड सेनली फॉर रियल नीड ऑफ मैन। अशोक मनुष्य की जो जरूरतें हैं, उसको स्वस्थ रहना चाहिए, मन मस्तिष्क स्वस्थ रहना चाहिए, माइंड और बॉडी दोनों स्वस्थ रहना चाहिए, उसकी भरपेट खाना होना चाहिए, अच्छा सोच विचार करना रहना चाहिए, एसोसिएट लाइफ होना चाहिए, समाज में अच्छा जीवन जी रहे होंगे, अच्छे संबंध होना चाहिए, परस्पर संबंध अच्छे हों। रियल नीड ऑफ मनुष्य, रियल नीड ऑफ मैंस, अशोक इसके लिए पागलपन की तरीके से काम कर रहा था, मतलब डेलिब्रेट एफर्ट्स कर रहा था।
amidst of amidst the tens of thousands of name of the monarchs that crowded the columns of history. इतिहास के कॉलम में, इतिहास में सैकड़ों हजारों कॉलम लिखे गए, मोनार्चों के हजारों लाखों सम्राटों के लिखे गए. Their majesty and gracious and sanity and royal highness and life. मतलब किसी ने उनको हिस्ट्री का बहुत बड़ा बताया, मजेस्टी बोला, ग्रेसियस बोला, सेरेनिटी बोला और रॉयल हाइनेस बोला. अंग्रेजी शासन में ये सब सारे शब्द बरोबर आते थे. माई लॉर्ड, हिज हाइनेस, ये सारे शब्द आते थे. ये सारे शब्द फीके पड़ते हैं. नेम ऑफ अशोका साइन एंड साइन. अशोक का नाम चमक रहा है, चमकता है, चमकता है और भी चमकता, अकेला ही चमकता है एक स्टार की तरह. जैसे ध्रुव तारा सभी स्टारों में श्रेष्ठतम चमकता रहता है, स्थिर रहता है, ध्रुव तारे की तरह ये अशोक चमक रहा है, चमक रहा है, चमक रहा है. यानी सारे सम्राटों को, राजाओं को फीका कर देता है. फ्रॉम द वोल्गा टू जापान हिज नेम इज स्टिल ऑनर्ड. भारत की सरकार, मनुवादी इसे सम्मान नहीं देंगे. चाइना, तिब्बत, इवन इंडिया, हालांकि ये इसकी डॉक्ट्राइन यहां से चली गई थी, बाबा साहब दोबारा लाए. प्रिजर्व द ट्रेडिशन ऑफ हिज ग्रेटनेस. बाबा साहब ने इसे सिद्ध किया. इसीलिए मैं कहता हूं, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, आई से, पीबीएसपी से, कि बाबा साहब ने बहुत सोच विचार करके, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सोच विचार करके 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाई. और इसका जलाने का मतलब ही हमारा कॉन्सेप्चुअल बर्थ ऑफ अशोका द ग्रेट इमर्ज हुआ. मोर लिविंग मैन चेरिश हिज मेमोरी टुडे. देखिए क्या बोल रहे हैं अजी बेल. आप 1920 की बात बोलिए, आज 2020, 100 साल पहले की बात है. इसकी भी शताब्दी मनाना चाहिए अजी बेल्स के इस कथन की. 1920 से 2020 हो रहे हैं, एक शताब्दी हो रही है. और हम इस एस जी बेल के सत नमन करते हैं कि उसने अशोक को हमारे सामने, उसके महत्व को हमारे सामने प्रकट किया. मोर लिविंग मैन चेरिश हिज मेमोरी टुडे that have ever heard names of कॉन्स्टेंटाइन्स एंड चार्ली मेंज. ये यूरोप के, जिसके ये दो बहुत बड़े प्रसिद्ध हुए हैं, उससे भी कहीं ज्यादा अशोक की मेमोरी हमारे सामने बरकरार है. इसलिए साथियों, समय काफी हो रहा है. हमें अशोक को, कल हम अशोक के शिलालेखों को डिस्कस करें, और मैं केवल एक या दो ही शिलालेख को डिस्कस करके आपको अशोक को पूरा चित्र रखना चाहूंगा. और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कल अशोक का जो सबसे बड़ा शिलालेख है, क्या बोल रहा हूं मैं, जो सबसे बड़ा शिलालेख है, दिल्ली टोपरा का स्तंभ शिलालेख, उसको एक बार जरूर पढ़कर, क्योंकि तब हम अशोक के इन चित्रों को, उसके अलग अलग पक्ष को, पहलुओं को देखें. आज हम केवल इतना कर सके कि अशोक, बाबा साहब अशोक मनुस्मृति जलाने का कारण क्या थे, कि वो अशोक को फिर से जीवित कर गए. मनुस्मृति जलाकर बाबा साहब अशोक को फिर से जीवित कर गए. इतिहासकारों ने अशोक को जिंदा बनाए रखा, नहीं तो मनुस्मृति वालों ने तो इसे जमीन दोस्त कर दिया. आज हमारी गरज है कि हम इस महापुरुष को फिर से एस्टेब्लिश करें और इसके चर्चा करें, क्योंकि इसने बहुत कुछ बातें की, बहुत महत्वपूर्ण बातें की. हम उनको करेंगे, आप लोग पढ़ सकते हो, अशोक के शिलालेखों को पढ़ोगे तो बहुत सारे उदाहरण दे सकते हो, पढ़िएगा. और लेकिन कल अशोक का सबसे बड़ा, अशोक दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख का 7वां शिलालेख पढ़ के जरूर आए. मैं यहाँ पर रुकना चाहूंगा, क्योंकि मैं अशोक के महत्व को यहाँ पर एस्टेब्लिश कर पाया हूँ. अगर आपने अपने लेक्चर में अशोक के महत्व को आप प्रतिपादित, उसकी नीड समझने की नीड आपने प्रतिपादित की, तो लोग अशोक के शिलालेखों का इंटरप्रिटेशन से भी
इंटरप्रेशन भी आपसे सुनना चाहेंगे। अगर आप अशोक के महत्व को और इम्पोर्टेंस को और आज के रेलेवेंस को एस्टेब्लिश नहीं कर पाए तो अशोक के शिलालेखों का इंटरप्रेशन कौन सुनेगा? इसलिए एक गर्ज है कि हम अशोक के शिलालेखों का इंटरप्रेशन करें और अशोक के महत्व को बताएं, क्योंकि 21वीं शताब्दी ये अशोक की है। 21वीं शताब्दी ये अशोक की है और जब तक अशोक को हम एस्टेब्लिश नहीं कर ले जाते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, शांत नहीं बैठेंगे, अपने आप को विराम नहीं देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आप को यहाँ पे विराम करना चाहूंगा, स्टॉप करना चाहूंगा और आप लोगों से जी चाहूंगा कि कोई प्रश्न वगैरह पूछना चाहे तो पूछें। जी, थैंक थैंक यू यू वेरी सर, मच। वेरी जय नाइस। हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन सर आपका। और हम लोगों